दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव सबका इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हालांकि त्योहार था लेकिन बेरोजगार जिस प्रकार लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज मैं भी उसी रणनीति को लेकर जो लगातार हम जिलों में बेरोजगार संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी रणनीति को लेकर मेरे कुछ साथियों के साथ आज जयपुर मीटिंग थी। मैं भी मेरे गाँव नहीं गया क्योंकि अब लक्ष्य है कि जो हम लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हमारी जीत हो। असली त्योहार तब होगा जब हम इस सिस्टम में व्याप्त सारी गंदगियां और सिस्टम को सुधार पाएंगे और मेरे बेरोजगार के चेहरे पे खुशियां होगी। इस लाइव में मैं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन ये लाइव बहुत बड़ा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण है। मेरे जो सभी साथी हैं जो जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस लाइव को तमाम मेरे बेरोजगार साथियों तक पहुंचाना है, क्योंकि अब लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कोरोना काल से लेकर लगातार हमने संघर्ष किया, लेकिन जिन लोगों की गलतफहमी है आप लोगों को निकालना होगा, क्योंकि 200 एमएलए आते हैं, विधानसभा से जीत कर आते हैं, वो लेटर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, इसके अलावा वो अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है युवा की आवाज उठाने के लिए उनको साथ चलना भी होगा। लेटर लिखने से काम नहीं होगा। मेरे स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 14% के जो अभ्यर्थी आज भी वो धरने पे बैठे हैं शहीद स्मारक पर। एसआई भर्ती 2016 के 227 पदों वाले वहां बैठकर चले गए, एएन भर्ती वाले चले गए। आप कहते हो लेटर लिखने से काम होता है, तो जनाब मुझे ये बता दीजिए, तो सारे काम आज तक हो जाते हैं। लेकिन आपको जिम्मेदारी निभानी होगी। किसी युवा को मूर्ख नहीं बना सकते हो, आपको साथ बैठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, या फिर लेटर नहीं लिखना चाहिए। लेटर लिखकर यह ढोंग नहीं करना चाहिए कि हमने लेटर लिख दिया, हम आपके साथ हैं। युवा संवाद कार्यक्रम, मेरे साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं सभी समाज, सभी धर्मों के लिए, सभी बेरोजगारों के लिए, जो हर समाज हर धर्म से आते हैं, सभी की आवाज उठाता हूं। किसी धर्म विशेष एक के समाज के लिए आवाज नहीं उठाता। 4 नवंबर को जयपुर से हमने शुरुआत की, 10 नवंबर को भीलवाड़ा, 17 को सीकर और फिर 22 नवंबर को सीएम से वार्ता। फिर हमने 1 महीने का समय दिया। उसके बाद 1 महीने बाद 21 दिसंबर को हमने जयपुर में बड़ा प्रोग्राम रखा। हमारा आंदोलन था 21 दिसंबर को। उसके बाद 23 को हम बीकानेर भी हमारा प्रदर्शन हुआ, और आपने देखा होगा लगातार हर जिले में बेरोजगारों के बीच में जाना, संवाद करना, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाना। जो लोग पूछते हैं ना हम चुप बैठे, चुप नहीं बैठे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मैसेज जा रहा है कि युवा गुस्से में आक्रोशित है, वो हमारा आंदोलन है। हमारा आंदोलन दबा नहीं है, आंदोलन जारी है, हर जिले में जारी है। और हर जिले में जब मैं बेरोजगारों के वो कागज, वो ज्ञापन देखता हूं, उनके हाथों में जो माला और सापे देखता हूं, खुशी होती है कि ये लोग मुझसे कितना प्यार और मान सम्मान करते हैं। मैं माला भी पहनता हूं, सापा भी बांधता हूं, लेकिन मेरे दिल में और मेरे दिमाग में ख्याल चलता है कि इनका कर्ज मुझे चुकाना है। आज फिर कह रहा हूं लाइव में, जो हमारा प्रस्तावित आंदोलन है फरवरी में, चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे उन लोगों का कर्ज चुकाना है। उनको रोक नहीं पाता, कई जगह तो मैं मना कर देता हूं, रोक नहीं पाता, वो मान सम्मान में उमड़ते हैं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब मैं जयपुर से बाहर निकला 9 साल बाद, क्योंकि हम जयपुर में प्रदर्शन करते, लेकिन बाहर निकला कि मुझे पता चला कि लोग कितना चाहते, कितनी आशाएं मुझसे है। उनकी आशाएं, उनके सपनों के लिए मैं, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ूंगा। युवा संवाद कार्यक्रम, लोग कह रहे कि कार्यक्रम से क्या होगा? इस कार्यक्रम से जो होगा उसका परिणाम आने वाले समय में बताएगा। हम किसी पार्टी विशेष के बैनर तले नहीं, एक युवा बेरोजगारों के बैनर तले हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों अभी तारीख की घोषणा इसलिए नहीं हुई, मैं बार बार हर जगह जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है। नेता और मीडिया लोग वहां, सब लोग वहां व्यस्त है, क्योंकि हम करेंगे तो हमें, हमारी आवाज दब जाएगी। जैसे ही हमारे किसान साथियों का जो आंदोलन समाप्त होगा, उनकी जीत होगी, उसके बाद हमारा ऐतिहासिक आंदोलन होगा, महापड़ाव होगा। इसलिए तारीख की घोषणा नहीं की, हमें इंतजार है कि उनका आंदोलन समाप्त हो, उनकी जीत हो, क्योंकि फरवरी में हमने हमारा आंदोलन प्रस्तावित रखा है। इस बार आंदोलन आश्वासन और वार्ता के लिए नहीं है, इस बार आंदोलन मांगों की पूरी होने के आदेशों का है।
दोस्तों तमाम मुद्दों के लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इतनी एक बड़ी और घोषणा, जिन मांगों के लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, जैसे ही सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है दोस्तों, उसी दिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ इस संगठन को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। एक और बड़ी घोषणा जो लोग भ्रमित करते मेरे युवा साथियों को, इससे ज्यादा कोई त्याग नहीं दे पाएगा कि हम बेरोजगार आयोग की मांग कर रहे हैं, मुझे बना भी दिया जाएगा, उस दिन इस्तीफा देके उपेंद्र यादव चला जाएगा। इस वीडियो को रख लेना, उपेंद्र यादव बेरोजगार आयोग अध्यक्ष किसी मंत्री का भूखा नहीं है। मैं भूखा हूं मेरे बेरोजगार साथियों के प्यार और मान सम्मान का जो मुझे मिल रहा है उनका कर्ज चुकाने का, और इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये सबके पास सबूत के रूप में रहेगा। लोग लंबे लंबे भाषण देख के नेता बदल जाते हैं, लेकिन ये सीना ठोक के कहता है लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं और मरते दम तक आपके लिए लड़ूंगा जब तक मैं इस संगठन में हूं और आप लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं जब ज्ञापन देखता हूं, उनके आंखों में आंसू देखता हूं, दिल रोता है। जब मैं कार्यालय में बैठता हूं तो कभी 100, कभी 50, कभी 20 लोग ज्ञापन देके जाते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आपके अलावा मेरा कोई नहीं। गुस्सा आता है मुझे, जिनको हमने चुन के भेजा वो लोग घर में बैठे हैं, ज्ञापन लिखने, लेटर लिखने के अलावा कुछ नहीं करते। आज ये 200 लोग उपेंद्र यादव जैसे, मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जैसे आवाज उठाते तो कहीं ना कहीं इन बेरोजगारों की दुर्दशा नहीं होती और अच्छी स्थिति इनकी होती। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बावजूद भी सारे काम, कई काम अटके पड़े हैं। एक अच्छी चीज और बता दूं आपको मैं कि जो हम लोग, नोट कर लेना, जो हम लोग बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम जिले जिले वाइज कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन है, ये बेरोजगारों की आवाज है। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम तक सरकार तक बात पूछी है, इनके जो पुलिस के खुफिया तंत्र के माध्यम से भी आवाज पूछी है। हमने भी हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। हमने अपील की, निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आप मामले में संज्ञान ले, अधिकारियों मंत्रियों की तानाशाही समाप्त करें और बेरोजगारों को न्याय प्रदान करें। आप इन मामलों में खुद मीटिंग ले, और हो सकता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी लंबित भर्तियों को लेकर, अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी, तमाम इश्यू को लेकर मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग ले सकता है। यह बेरोजगारों की, युवा बेरोजगारों की आवाज की ताकत है जो माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंच रही है। हमने सबसे पहले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को हटाने की मांग की, प्रदर्शन किया, फर्जी डिग्रियों की जांच करने की मांग की, एसओजी से जो जेई पेपर का मामला हो उनकी मांग की, मिलकर आए, मुख्यमंत्री जी से बात की, एसओजी ने न्याय प्रदान किया, और आज भी हमारी लड़ाई जारी है। जयपुर में हम बहुत प्रदर्शन कर चुके हैं, जिलों जिलों में युवाओं को जगा के प्रदर्शन करके एक बड़ी घेराबंदी है, सरकार तक आवाज पहुंचाने की घेराबंदी है, और एक बड़ा ऐलान हमने कर दिया है। मुख्य सचिव साहब से मैं कई बार मिल चुका हूं, अजय माकन जी से दिल्ली में हम जाके मिले, यहां भी मिले, लेकिन फेसबुक पे या ट्विटर पे डालने से काम नहीं होगा, मिलने से काम नहीं होगा, या तो आवाज बुलंद करनी होगी, हर पार की लड़ाई लड़नी होगी, जिसका हमने ऐलान किया है, हर जिले में जा रहे हैं। सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। यह ऐलान है, आपका भाई अब पीछे नहीं हटेगा, कुछ ना कुछ ऐतिहासिक होगा, कोई गम नहीं होगा। स्पष्ट है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि फिर आश्वासन में लोग बैठ जाएंगे, नहीं, इस बार बहुत बड़ा कुछ होगा। लड़ाई किस बात की है, मैं अन्य मुद्दों के लिए भी चर्चा करूंगा, जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरी भर्ती का नाम कब ले, मेरी भर्ती के बारे में क्या बताए, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, राज्य सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुझाव देना चाहूंगा, लड़ाई किस बात की है, सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले। 4 प्रमुख इश्यू, जो प्रमुख मुद्दे हैं 4। राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, जब आपने 3 सितंबर को अधिकारियों को निर्देश दे दी तो अधिकारियों ने उसकी पालना क्यों नहीं की? क्यों राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों वालों को एंट्री, और जब हमें 20 से 21 राज्यों में नहीं लिया जाता है? इस मुद्दों को लेकर बड़े बड़े महारथी कॉपी करते हैं, ज्ञापन लिखते हैं, चल जाते हैं, एक बार बोलकर शुरू किया लेकर घर बैठ जाते हैं, उनको एबीसीडी पता नहीं। ये सारे कागज रात
दिन जाग कर इकट्ठे करके मैंने मुख्यमंत्री जी को सौंपा था। मैंने पहली बार आप लोगों के सामने रखा था कि 3 तरह से हम लोगों को नहीं लिया जाता है, भाषाई आधार पर, स्थानीय निवासी के आधार पर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हम लोगों को नहीं लिया जाता है। जैसे इन लोगों को लगा कि बड़ा मुद्दा है, हमें इसमें श्रेय मिलेगा, कुछ राजनेताओं ने बयान दिया, सुर्खियों में और घर सो गए। अरे साथ देना चाहिए, लानत है आप लोगों के। यदि आप युवा प्रदेश हितैषी हो तो सड़कों पे आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचानी चाहिए कि हम सब लोग जनप्रतिनिधि साथ है, क्योंकि वोट राजस्थान के युवा देता है। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के मर चुका हूं मैं, चिल्ला चिल्ला के आवाज उठाता हूं कि बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए। मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को उसका पूरा हक मिलना चाहिए, जब 21 राज्यों में हम लोगों को नहीं लिया जाता। हर राज्य की पॉलिसी मैंने देखी है, हर चीज मैंने पढ़ा और हर चीज तथ्यात्मक रखी है। मेरा वीडियो पड़ा होगा पहले का, आप देख सकते हो। लेकिन कॉपी पेस्ट का बड़ा जमाना है, उठाया डाला, वाई वाई क्या है, ट्वीट का जमाना है। लेकिन कब तक मेरे युवा को बेवकूफ बना सकते? युवा जाग चुका है, और जब युवा जागेगा ना, बेवकूफ बनाने वालों की खैर नहीं होगी। दोस्तों, जो मैं मुद्दे बता रहा था, बाहरी राज्यों वाला बताया, इसके अलावा जो मैं बता रहा था, यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। यूपीएससी की भर्तियों में चाहे प्रश्नों का मामला हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण का मामला, कई चीजें वो जो भर्ती अटकती हैं राजस्थान में, ऐसा मामला यूपीएससी की परीक्षा में क्यों नहीं आता? राजस्थान की भर्ती परीक्षा मजबूत होनी चाहिए उसकी तर्ज पर। या कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सेंटर बिक जाता है, कभी प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है, कभी चेंज कर दिया जाता है, कभी आंसर की चेंज होती है, और कभी तो कभी यह कहा जाता है, अभी राजस्थान पुलिस का एक सवाल आया था कि राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है, बोले 33। अरे भाई, सबको पता है 25 है। अब उसमें दोबारा से उन्होंने उनसे वो मांगा है, लोगों ने उसमें वो लगाई है कि साहब ये गलत है, ये सही है, 25 है, सबको पता है। मैंने सवाल, बाहरी राज्यों को कोटा समाप्त हो, यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्ती परीक्षा प्रणाली मजबूत हो। इसके अलावा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जो अधिकारी लापरवाही करता है, गलती करता है, जिस विभाग का मुखिया है उसके खिलाफ कार्रवाई का नियम लाया जाए, जिससे वो कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, समय पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराएगा। उनमें डर नहीं है, भर्तियां लटकते रहती है, बेरोजगार भटकते रहते हैं, बस। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं से पहले एक ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहिए सरकार को कि जो अफवाहें चलती है मार्केट में कि पेपर बिक गया, या पेपर जो अफवाहों के साथ साथ सत्य वो घटनाएं भी चलती है कि जो लोग तंडगंड में लगे रहते हैं कि भैया मुझे 10 लाख में, 20 लाख में ब्लूटूथ का, सेंटर का, पता नहीं क्या क्या, उन लोगों के नंबर ट्रेस करके उनको जेल में डालने का काम किया जाए, करना चाहिए। इसके अलावा लोग कहते हैं कि जब मैं जेल में गया था, जब मुझे धरना प्रदर्शन के दौरान जाला गया था, कई लोग जेल में गए थे, किस लिए गए? राजस्थान पुलिस पेपर के चक्कर में, ऑनलाइन में जो गड़बड़ियां की थी। बोले कि हमने 80 लाख रुपए कमा लिया, 5-4 लाख रुपए खर्च होंगे, छूट जाएंगे, चले जाएंगे, ये हमारा धंधा है। उद्योग धंधा बना लिया इन लोगों ने, इन माफियों ने, इन गिरोह ने। कहते कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं हो सकती? बनाइए कानून, संविधान में लाइए नया कानून, करिए पारित कि कहिए जो लाखों युवा बेरोजगारों को भविष्य के साथ खेलते हैं। आज बेरोजगार तैयारी करता है, एग्जाम देता है, कोचिंग करता है, और पेपर रद्द होने के बाद वो तैयारी, कोचिंग, कमरा किराया कौन देगा, कौन भुगतेगा? कि नहीं, वो छूट जाते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कौन सी राजस्थान पुलिस की हो, जेल प्रेरी की हो, चाहे लाइब्रेरी की हो, आज वो कहां है? संदीप नेहरा जैसे लोग, क्यों कार्रवाई नहीं होती? देश का युवा पूछता है इन नेताओं से, बनाए कानून, उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, आर्थिक दंड करिए। जिंदगी में सोचेंगे नहीं, इनके अंदर डर होगा तो, लेकिन ये भविष्य के साथ खेलते रहेंगे और उद्योग धंधा चलाते रहेंगे। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई का कानून आना चाहिए। यह मेरा देश का युवा की मांग है, यह उनकी आवाज है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगार आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं उन मुद्दों पे भी चर्चा करूंगा जो लोग, चाहे पटवारी हो, रीट हो, सब पे चर्चा करूंगा। लेकिन मैं जो प्रमुख मुद्दे बता रहा हूं जी, कैसे सिस्टम में सुधार हो सकता है, कैसे मेरे बेरोजगार को न्याय मिल सकता है। जो दिल्ली कूच करने वाले हैं, कौन कौन सी मांगे, वो भी तमाम है। लेकिन जो 2013 से सिस्टम इतना घटिया है, 2013 से एनम और जीनम की जो भर्ती आज भी लंबित है, 8 साल हो चुकी है वो बहनों को। कमेटी बना दी गई, उसका परिणाम आज तक नहीं आया।
एक बार तो कह दिया कि नए साल पे तोहफा मिलेगा, बड़ी बड़ी खबरें आई, आज तक कुछ तोहफे के इंतजार में बहनें बैठी है, मेरी आत्मा रोती है जब उनके आंसू देखता हूं तो। लेकिन बहनों, आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार बहुत बड़ा कुछ होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा इस बार, मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन इस बार लड़ाई ऐतिहासिक होगी। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, 10,039 पदों पर कह रहे कि 5,000 पदों पर कर देंगे। अधिकारी कह रहे कैसे कर दोगे भाई 5,000 पदों पे? 10,029 पद है तो वही भरने पड़ेंगे ना, तो 10,029 पदों पर भी वो भर्ती होनी चाहिए। ये लड़ाई भी ऐतिहासिक होगी। मैं चर्चा कर रहा था, ये बीच में भर्तियों के नाम आगे, मैं चर्चा उनकी कर रहा था कि बेरोजगार आयोग। जैसे ही मैं बेरोजगार आयोग की मांग उठाता हूं, कुछ लोग मेरे साथियों को भ्रमित करते हैं कि आयोग में उपेंद्र यादव को कहीं अध्यक्ष बना के मंत्री नहीं बना दिया जाए। मैं साफ कह रहा हूं, मुझे नहीं बनना। आयोग की क्यों आवश्यकता है मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा बता दूं कि भाई ना उपेंद्र यादव की ना राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता होगी। आयोग होगा तो कम से कम बेरोजगार अपना ज्ञापन दे सकता है, और ज्ञापन क्या, वह सारी चीजें पूछने के बाद वो मुखिया, चाहे रिटायर्ड जज को बनाइए, मुखिया, मंत्री, आईएएस अधिकारी, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, वो सारे उस भर्ती से संबंधित प्रतिनिधि मंडल को बुलाए कि आपकी शिकायत आई है, बताइए, आमने सामने बैठकर कि मेरा परिणाम क्यों नहीं आ रहा, उनको बताइए क्यों नहीं आ रहा, कितने दिन में आएगा, मेरे एग्जाम क्यों नहीं हो रही, बताइए कितने दिन में एग्जाम होगी, मेरी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही, मेरे दस्तावेज सत्यापन क्यों नहीं हो रहे, मामला कोर्ट में क्यों गया। हर चीज की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब आमने सामने सब बैठेंगे, जब एक बेरोजगार संतुष्ट होगा तो न धरना होगा, न प्रदर्शन होगा, न सरकार की किरकिरी होगी, एक बढ़िया सिस्टम स्थापित होगा और हर बेरोजगार को न्याय मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए दोस्तों। ये आप लोगों के लिए मांग कर रहा हूं, और जिस दिन ये आयोग बन गया, मैं कह रहा हूं, मैं खुद ये सब बंद करके मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, मुझे मेरे बेरोजगार को न्याय मिलना चाहिए। एक रिटायर्ड जज को बनाइए जो वो जैसे न्याय कर सकते, वो बनाए, और उसमें और सदस्य शामिल करिए जो बेरोजगार को न्याय दे सके। मुझे नहीं बनना। जब मैं जिलों में जाता हूं, मैं ज्ञापन लेता हूं, उनके चेहरा देखता हूं, जब आंसू देखता हूं, दिल रोता है। इसलिए मैं आयोग की इसलिए मांग कर रहा हूं कि आयोग बने, कम से कम बेरोजगार अपनी बात रख सके। राजस्थान में भी ऐसे ऐसे लोग पनप गए हैं, बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। भाई तुम्हारा मामला कोर्ट में जा रहा है, याचिका लगाएंगे, वकील को 1 लाख रुपए देंगे और हजारों लोगों से 5-5 हजार रुपए लेके 10-20 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगे, और वकील को 1 लाख देंगे, 2 देंगे, और पूरे पैसे ऐश करेंगे, गाड़ियों में होंगे। बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। यदि ये सारी चीजें लागू कर दी जाए तो कहीं ना कहीं बेरोजगार को राहत मिल सकती है। इसलिए बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ना उपेंद्र यादव की आवश्यकता होगी, ना बेरोजगार महासंघ की आवश्यकता होगी। वो सीधी बात अपनी रख सकता है, और वो सदस्य, वो अध्यक्ष जो उसका बने, वो भर्ती के हर प्रतिनिधि मंडल को बुलाए एक एक दिन कि आज ये इस भर्ती का मामला हुआ है, कम से कम उनको पता चले कि मेरी भर्ती क्यों पूरी नहीं हो पा रही। हर समस्या का हल होना चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं साथियों, अब बताइए। इसलिए बेरोजगार आयोग की मांग कर रहा हूं। उपेंद्र यादव अपने लिए मांग नहीं कर रहा, मैं तो सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं कि जिस दिन आयोग मुझे नहीं बनाइए, किसी को बनाइए, लेकिन आयोग बनना चाहिए। मेरे बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए, कम से कम अपनी बात रख सकता है। जब मैं धौलपुर में था तो मुझे आज भी याद है, एक व्यक्ति मुझे मिला 1993-94 की भर्ती में, उसका नंबर आ गया, दस्तावेज सत्यापन करवाने थे, उनकी डिग्री की जांच होनी थी। कई जिला परिषदों ने व्यक्तिगत जांच करवाकर उनको ज्वाइनिंग दे दी। 1 महीने का समय दिया गया, उन्होंने डाक के द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाया। 1 महीने वो डाक के द्वारा सत्यापन नहीं हुआ, और उन लोगों को नहीं लिया गया, धौलपुर जिला परिषद के लोगों को। वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश दिया, और आज भी वो भटक रहे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग मिली। जो मुझे पीड़ा उन लोगों ने बताई, आज वो एक तरह से बूढ़े हो चुके, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, कह रहे कि आज हमारा चयन होने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। यह है सिस्टम। ये लड़ाई हमारी सिस्टम के खिलाफ है। सरकारें चेंज होंगी, लेकिन जो सिस्टम में बैठे लोगों को हम समझा नहीं पाए, हम सिस्टम को बदल नहीं पाए, तो हमारे जो 1993, 1998 के लोग देख लो, 2004 के देख लो, 2006 के देख लो, जो भर्तियां हैं, उन लोगों की हालत देखिए। आज वो सिस्टम के मारे हुए, आज उनकी हालत क्यों, उनको न्याय क्यों नहीं मिला। आज उनको न्याय मिल सकता, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोगों को पता है कि पिछले जो उनके 1998 में हो, चाहे 2004 हो, 2006 हो, चाहे अब 1993-94, उस समय उन अधिकारियों ने गलतियां की, कहीं ना कहीं उनको जेल में जाना पड़ सकता है। उनको बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वो उनको बाहर कर रहे कि नहीं, भर्ती नहीं हो सकती, और उन मामलों को दबा दिया जाता है। दोस्तों, सिस्टम सुधरना चाहिए। बार बार मैं चिल्ला के कहता हूं, युवा संवाद जो प्रोग्राम रखा गया है, ये केवल सरकार तक बड़ा मैसेज जा रहा है, और इसमें देखना बड़ी मीटिंग भी होगी,
मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग लेंगे इस मामले में और कहीं ना कहीं कुछ फैसले भी होंगे। और जो हमने आवाज उठाई थी कि चेयरमैन साहब को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड की तमाम जो प्रक्रिया है उसको यथास्थिति मोड पे डाल दिया गया है, यथास्थिति मोड पे डाल गया है कि जब तक मुख्यमंत्री जी इस मामले में निर्णय नहीं ले लें, क्योंकि हमने आरोप कई चीजें लगाए थे, क्योंकि जेईएन का मामला आया, लाइब्रेरियन की फर्जी डिग्रियों का मामला आया, आज तक लाइब्रेरियन की 44,000 से 90,000 डिग्रियां कैसे हो गई, इसका क्या हुआ, जांच क्यों नहीं हो पा रही। डिप्लोमा का जो मामला उठ रहा है, जेईई का पेपर रद्द हुआ, डिप्लोमा का जो उठ रहा है, कुछ लोग ऑफिस मेरे पास आते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के बाद हमारा नंबर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रद्द होना चाहिए। दोनों पक्षों को कहना चाहूंगा, दो पक्ष है, वो भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, वो स्थिति लाइब्रेरियन की है कि वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने खुद ने 12 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, कह रहा हूं लाइव में कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने खुद ने बात की थी मुख्यमंत्री जी से और एसओजी के मुखिया जी को मैं खुद ज्ञापन देके आया था, मैं खुद ज्ञापन देके आया था कि जांच होनी चाहिए और जांच हो भी रही है। और जो कह रहे ना कि ये कह रहे झूठा श्रेय लेने आगे, कुछ नहीं, हम प्रदर्शन करें, हर जिलों में घेराबंदी कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी और किसी से प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्रभाव पड़ता है युवाओं की आवाज से। हम सब युवा जाग चुके हैं, इसका नतीजा फरवरी में दिखाएंगे, इसका परिणाम भी है, जांच भी होगी। दोस्तों, जो दो पक्ष बने हैं, यदि गड़बड़ हुई, चाहे लाइब्रेरी चाहे डिप्लोमा, यदि आउट हुआ है पेपर, गड़बड़ हुई है या इसमें लोगों ने पेपर खरीदे लिए हैं, तो दोस्तों 100% पेपर आपका रद्द होगा। और यदि इसमें कोई लीक नहीं हुआ, कोई किसी ने खरीदा नहीं, तो ऐसे में रद्द नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो चाहिए था उसको इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि भैया गड़बड़, एसओजी के पास सबूत जाएंगे तभी तो कुछ होगा, सबूत मिले, पुख्ता मिले तो भैया कोई नहीं बचा पाएगा, गलत है तो वो रद्द होगा, सही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एसओजी पे विश्वास करना चाहिए, एसओजी जांच करिए, लाइब्रेरियन के मामले में भी जांच करिए, डिप्लोमा और जो जेईई का तो आपकी जांच होगी, फर्जी डिग्री वाला भी मामला उनके पास है, तो कहने के एसओजी इसमें न्याय करेगी। हम सबको विश्वास रखना है, एक दूसरे को उलझना नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना, एक दूसरे को समझना है। जांच है, जांच का वेट करना चाहिए। जेईई में भी एसओजी से हमने मांग की थी, मैं खुद मिल के आया था, उसके बाद आपको पता है कि जांच हुई और उसको रद्द कर दिया गया, उनको लगा तो सत्यता जो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। इसलिए किसी को भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय इंतजार करना चाहिए एसओजी की जांच का, जो अच्छा होगा, जो भी होगा वो एसओजी करेगी। दोस्तों, सारे बिंदु मैंने आप लोगों के सामने रखा। आज लाइव लंबा होने वाला है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में आना, समझाना, ये मेरा आक्रोश नहीं है। अरे यार, बीच में मैं जाता हूं, जब उनका मान सम्मान के साथ, मान सम्मान में आदमी खुश होता है, मैं भी ट्वीट कर देता हूं, पोस्ट फेसबुक पर डाल देता हूं कि मान संवाद करके मुझसे संवाद मिला। लेकिन यार शाम को जब मैं बैठता हूं ना, तो दिमाग में एक बात चलती है कि लोगों का मान सम्मान प्यार नहीं, लेकिन इनका विश्वास कितना, मैं इनके विश्वास पे कैसा खरा उतरूं, कैसा कुछ करूं मैं। और उन्हीं आग को मैं सीने में लेके चल रहा हूं और उस आग के लिए, उस सिस्टम में सुधार के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो इस बार करेंगे, इस बार करेंगे, इस बार आर पार की लड़ाई हम चाहते कुछ हो और बहुत बड़ा कुछ होगा। क्योंकि जिलों में जब युवाओं का मैंने जोश देखा है, युवाओं को आक्रोश देखा है, इस बार जो हमारा मापड़ा होगा बहुत ऐतिहासिक होगा, बहुत जबरदस्त होगा। इस बार हमारी जीत होगी, क्योंकि इस बार हमें आश्वासन नहीं, हमें नतीजा चाहिए, परिणाम चाहिए। जो बोर्ड की जो बढ़तियां है, चाहे कृषि प्रेक्षक की जो विज्ञप्ति जारी होने वाली थी, इसके अलावा जो फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, जेईएन, डीएलबी की, ग्राम से, ये भर्तियां अधीनस्थ बोर्ड की जारी होने वाली थी। और दोस्तों, इसमें जो मामला हमने उठाया, हमने प्रदर्शन किया कि बर्खास्त किया जाए। सबसे पहले आवाज उठाने वाले थे, बर्खास्त की मांग करने वाले धरातल पे हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे बेरोजगार को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद मामला यथास्थिति पे, क्योंकि अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी युवाओं के पक्ष में निर्णय लेंगे, युवाओं को राहत प्रदान करेंगे और बेरोजगार को न्याय प्रदान करेंगे और गलत व्यक्ति के साथ कठोर निर्णय लेकर उसको सजा देंगे, कोई भी हो। और जल्द से जल्द जो नई भर्तियों की अभ्यर्थना आरपीएस और अधीनस्थ बोर्ड में पड़ी है, उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो। यह हमारा भी प्राथमिकता के साथ हमारा लक्ष्य है, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो कहा था कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार रोजगार मिले, लेकिन वो अभ्यर्थनाएं पहुंचने के बाद भी विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई है। इन अधिकारियों की लापरवाही और तानाशाही से आप मीटिंग जब भी लो, जल्द लो, अति शीघ्र लो और कम से कम युवाओं के आक्रोश है या अधिकारियों की लापरवाही से उसको आप समाप्त करें
और आप फैसले लें लंबित भर्तियों को लेकर और नई भर्तियों को लेकर उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी करवाकर उनका इंतजार खत्म करें। कोरोना समाप्त हो चुका है, लोग घर से निकल रहे हैं कि हम तैयारी किसकी करें, लोग रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी वैकेंसी आप निकाले जिससे वो बेरोजगार अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सके, इसलिए भर्तियां निकाले। अब मैं बात कर रहा हूं ऊर्जा विभाग वाले अभी मामला है, ऊर्जा विभाग की भी मैं बात कर रहा हूं, जलदायी विभाग भी है। ऊर्जा विभाग में जो टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी थे दोस्तों, मैंने आपको मैं हर लाइव में आपका जिक्र करता हूं, टेक्निकल हेल्पर के मेरे युवा साथी, आपका जोश जबरदस्त मैं देखता रहता हूं, मैंने आपका जोश जितना जबरदस्त है ना उससे ज्यादा जबरदस्त मैं आपका साथ दूंगा, वादा कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं। हमने 21 दिसंबर को हमने टाइम दिया था 1 महीने का, जो 21 जनवरी को पूरा हो जाएगा। फरवरी में हम बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, आपकी विज्ञप्ति जारी हो और आपकी एग्जाम ऑफलाइन हो, ऑनलाइन नहीं हो। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो आपके एग्जाम ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूं, देख लेंगे कौन कहता है कि ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे। मैं आपके साथ हूं, ऑफलाइन एग्जाम होगी, परीक्षा के अंदर राजस्थान में होगा। जिस प्रकार हमने कहा था कि ऊर्जा विभाग के जो जेवीएनएल की भर्तियां उनका राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ना चाहिए, आपके सामने परिणाम है, अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जहां काम होता है मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने सामान्य ज्ञान जोड़ने की घोषणा की, धन्यवाद। आपने रीट 2018 के लेवल फर्स्ट और सेकंड की सूची जारी करने की घोषणा की 3500 परिवारों को, उसके लिए भी धन्यवाद। तो दोस्तों, वो परिणाम आपकी आवाज, आपके संघर्ष का है, आपने साथ दिया और उसका परिणाम आपके सामने कि जो कई सालों से हमारी मांग चली थी कि ऊर्जा विभाग की जेवीएनएल की भर्तियों में सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए, और वो जुड़ने के आदेश हो चुके हैं। तो आप लोगों की एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन इन लोगों को मैं कह दूं ऑफलाइन एग्जाम होगी, ऑनलाइन नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ हूं, चाहे जान चली जाए, पीछे नहीं हटूंगा, और आपकी वैकेंसी भी आएगी। आप लोग केवल उस दिनांक का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम ऐलान करेंगे, उस दिन आपको हजारों की संख्या में पहुंचना है। इस बार तो तुम लोग 700-800 लोग आए थे, इस बार मुझे 4 गुना संख्या चाहिए। कर दीजिए ऐलान, कर दीजिए तैयारी, अब होगा महासंग्राम, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ऑफलाइन एग्जाम भी होगी, राजस्थान में परीक्षा केंद्र भी दिए जाएंगे, और जो 2013 का जो पैटर्न था आपका टेक्निकल हेल्पर का, वो वही पैटर्न लागू होगा, और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होगी। विश्वास दिला रहा हूं, आप लोग तैयारियों में जुट जाइए दोस्तों। हाँ, जलदायी विभाग वाली भी बात है इसमें, 900 या जो 1300 जो पोस्ट है जलदायी विभाग की भी है, पंचायत राज विभाग की भी, जेईन की भी भर्तियां हैं, वो भी हम मांग कर रहे हैं। पटवार की परीक्षा तिथि दोस्तों, अब जो कुछ होना है, जो भर्तियों को लेकर अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी की जो नई भर्तियों की अभ्यर्थना है, जो स्थगित कर दी गई भर्तियां हैं, चाहे पटवार की हो चाहे फार्मासिस्ट हो, इनको लेकर 18 तारीख के बाद ही 18-19 जो भी है, यानी कि आने वाली वीक में फैसला होगा। हमने पूरा दबाव बना रखा है, हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो एएन का परिणाम आना है, एएन का मुख्य परीक्षा का परिणाम आना है, जो कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद, कोर्ट में वो पेश होने के बाद आपका परिणाम आना है। जो मोटर वाहन उपनिरीक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति जारी होनी है, पटवार की परीक्षा तिथि जारी होनी है, जेईएन भर्ती की परीक्षा तिथि जारी होनी है। जेईएन वाले भी इंतजार करेंगे कि हमारी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिला देता हूं, आपका भाई अभी नहीं बेटा, अब मैं 18 तारीख को सुबह 10 बजे नेहरू गार्डन टोंक जा रहा हूं, वहां प्रोग्राम है उस जिले से। उसके बाद 23 तारीख को हनुमानगढ़ और 24 तारीख को सुजानगढ़, यानी कि हर जिले में हम दौरा कर रहे हैं, युवाओं से युवा समाज करे, सरकार तक एक तरह से हमारे आंदोलन के द्वारा हमारी आवाज बुलंद की जा रही है, एक आंदोलन का बिगुल बजाया जा रहा है, और अधिकारी मंत्रियों की लापरवाही तानाशाही के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन की दोबारा घेराबंदी की जा रही है। ये हमारा आंदोलन ही है। हम जिलों में जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच रही है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच रही है, ये आंदोलन है, और एक बिगुल हम जगह जगह जाके बजा रहे हैं। आप लोगों से संवाद कार्यक्रम करें, और आप लोगों को रणनीति समझा रहा हूं हमें आगे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, पटवार की परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो। आने वाले वीक में इस मामले को लेकर मीटिंग प्रस्तावित है, तो आप लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि लोग इंतजार करें कि मेरी परीक्षा कब होगी, तैयारी तो करें। असमंजस की स्थिति है, कई लोग तो पटवारी और रीट की भी तैयारी करें, हम पहले किसकी तैयारी करें। तो पटवारी की जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो, जेईई का पेपर रद्द किया, उसकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो, यह चीज तो है। दोस्तों, एक चीज और मैं कहना, जो कई और भी मुद्दे बहुत है, और मेरे जो पीटीआई भर्ती 2018 के लोग अनशन पे बैठे हैं बीकानेर, आपका मामला मैं आपके साथ गया था अधीनस्थ बोर्ड में, आपके सामने बात भी रखी थी, एक लेटर लिखा जाना था, लेकिन जो यथास्थिति का मामला आप में भी लागू है, 18 के बाद आपकी समस्या हल होगा। लेकिन जो मेरे साथी अनशन पे बैठे हैं, आपका भाई आपके बीच में जल्द आएगा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, आपके साथ ही, क्योंकि लाइव में बोल रहा हूँ, मोनू भाई आते हैं, उनका और भी लोग हैं, जो क्या नाम एक और है,
जो साथ आए हैं 3-4 लोगों के प्रतिनिधि, उनके साथ मैं सचिवालय भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ, हर जगह उनकी मदद कर रहा हूँ। और इस मामले में जल्दी आप लोगों का निस्तारण हो, मैं आपके साथ हूँ, जहां मुझे बुलाओगे साथ होगे। लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, आपके साथ आपका भाई था, आगे भी रहेगा। लेकिन 18 के बाद आपकी समस्या का हल पक्का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है, रीट 2021 वाला जो मामला है, इस मामले में मैं बात करूंगा। थोड़ा सा मैं दूसरे रीट 21 में थोड़ा सा बात मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। जो कई लोग चिंतित हैं कि भर्ती कोर्ट में गई, 25 अप्रैल को एग्जाम होगी कि नहीं होगी, इस मामले में थोड़ा सा मैं बाद में ले रहा हूं, क्योंकि और इश्यू में फटा से जो और भी चीजें वो जल्दी से मैं सबको बता दूं। इस मामले में आपसे मैं जरूर बात करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा। हाँ, इसमें मैं कर लूंगा। इसके अलावा रीट 2016 जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, मैंने आपको पहले लाइव में बताया था 18 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इनकी नियुक्ति होना बाकी है। अब मैं 16 के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जब भी जो हम महापड़ाव डालने जा रहे हैं, और बड़ा आंदोलन की शुरुआत ऐलान हमने कर दी है, जब भी महापड़ाव डालने जा रहे हैं, इस बार वार्ता में उपेंद्र यादव नहीं जाएगा, हमारे वो प्रतिनिधि मंडल जाएंगे जो अपनी बात रखे। आपके व्यक्ति को मैं भेजूंगा, आपके लोग मेरे साथ आ रहे, फोन आ रहे, मुझे फतेहपुर सीकरी में मिले थे। तो आप, हमारी यही है कि जब 18 का मामला हो गया तो 16 की भी SLP वापस होनी चाहिए। तो आपके साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन है, आपकी SLP वापस होनी चाहिए। तो ये हमारे एजेंडे में शामिल है, महापड़ाव में आपकी SLP वापस होने वाला। आप लोग भी इस तैयारी में जुट जाए, महापड़ाव की तैयारी में। स्थान समय आप लोगों को और तारीख आप लोगों को जल्द बता दी जाएगी। 18 वाले मामले में दोस्तों, 18 रीट वाला अभी एक अफवाह और ग्रुप में चल रहा था कि कल जयपुर हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई है, राजेंद्र कहर वाले मामले में स्टे आ जाएगा। तो दोस्तों इस मामले में कोई स्टे नहीं आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्टे नहीं आएगा। कल राजेंद्र कहर वाले मामले में कोई स्टे नहीं आएगा। तो मजे से आप सोइए। अगले वीक में जो लेवल, जो शायद कल की भी संभावना है, लेकिन कल ज्यादा हो नहीं सकता, कल मैं बता दूंगा सुबह, लेकिन कल नहीं हो पाए तो अगले वीक में आपके जिला आवंटन रीट लेवल 2 और फर्स्ट के 2018 के जिला आवंटन हो जाएंगे। और जो 17 रीट है, पवन जी शर्मा जी का फोन आया था, जो संस्कृत विभाग वाली 18 तारीख को उसकी सुनवाई बता रहे। तो जैसे फैसले हो मेरे पास आ जाइए, आपको भी न्याय मिलेगा। इस बार आप जो पिछली भर्तियों में जो गलतियां हुई थी कि जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई, इसमें आप DB में चले गए, इस बार मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दूंगा, यहीं आपको न्याय दिलाऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप जैसे फैसला हो मेरे पास आइए, क्योंकि उस समय आप गलत नेतृत्व में फंस गए थे, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हो, लेकिन अब आपको खुशियां मिलेगी, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मैंने एक स्पेशल एक वीडियो भी डाला था, आप भी तैयार हो जाइए भाई, जनवरी तो जा रही है, क्योंकि कम से कम मांग है, सिलेबस जारी होना चाहिए, परीक्षा तिथि जारी होनी चाहिए, 5 महीने 6 महीने आगे कर दी, कम से कम एक लक्ष्य बेरोजगार के पास होना चाहिए कि मेरी एग्जाम इतनी तारीख को सिलेबस ही है, तो कम से कम वो घर बैठ के तैयारी कर सके। ये प्रमुख मांग है और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इस हमारे महापड़ाव और जो तमाम भर्तियों का नाम ले रहा हूँ, जैसे हम टोंक जा रहे हैं तो आप लोग वहां पहुंचे, क्योंकि वहां हर जिले में हमारी जो बेरोजगार संवाद कार्यक्रम एक सभा होती है, वो भीड़ के माध्यम से सरकार तक मैसेज आता है कि हर जिले में युवा इकट्ठे हो रहे, तो फरवरी में बहुत बड़ा कुछ होगा। तो आप अपने साथियों के साथ कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाले पूछे। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी हो, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती 3000 पदों से बढ़ाकर 5000 पदों पे किया जाए। दोस्तों इस संबंध में, क्योंकि इसमें मैं दोनों पे अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, पशुधन सहायक की भी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो, ग्राम सेवक की भी हो, RS 2021 की भी हो, PTI भी हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी हो, SI भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी हो, कृषि प्रेक्षक की हो, और जो और भी है इन मामलों की जो नई भर्तियां, जो तमाम विभागों में रिक्त पद है उन पे नई भर्तियां की विज्ञप्तियां जारी हो। एक मेरा निवेदन है सब लोगों से कि दोस्तों कई बार मैं लाइव में किसी भर्ती का नाम नहीं ले पाता, तो कई लोग कहते हैं कि भर्ती को भूल गया। नहीं यार, आप लोगों ने जो मुझे ज्ञापन दिए हैं उसकी कॉपी मेरे पास है, वो मांग पत्र मेरे पास है, पहले भी सौंप दिया था, मेरे पास भी है। आपकी हर मांग मैं सरकार तक पहुंचा रहा हूं, हर मांग मैं सरकार से करवाने के लिए जी जान से संघर्ष कर रहा हूं। यदि मैं लाइव में नाम नहीं ले पाऊं तो ये मत कहना कि मेरा नाम ले लिया, भूल गया, धोखेबाज। प्लीज समझने की कोशिश करिए, एक इंसान हूं, भूल जाऊं तो ये मत समझना कि हमारा साथ छोड़, नहीं, मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ हूं। नई भर्तियां यानी सभी विभागों में रिक्त पदों पर, तो सभी विभाग आगे मेरे पास कॉपी है उसकी, मैं जो हमारे मांग पत्र है, जो आंदोलन जो महापड़ाव उसमें शामिल किया जा रहा है। 14% वाला जो मामला मैंने उठाया, जो धरने पे बैठे हैं, जो शेडो फेस्ट
क्रिएट करनी थी, मूल पदों में काट दिया गया। 700 पद बढ़ने चाहिए। एसआई भर्ती 2016 के 227 पद बढ़ने चाहिए। सबसे बड़ी लापरवाही विभागीय अधिकारी है। इनकी गलतियों की सजा आज बेरोजगारों को भुगतना पड़ा। आज वो धरने पे बैठे हैं, आज वो अनशन में बैठे। आखिरकार इनकी क्या गलती है कि उन्होंने मूल पदों के लिए एग्जाम दी और पद कम कर दिए गए? ये गलत है, इनके पद वापस बढ़ने चाहिए। ये मेरे मांग पत्र में जो एजेंडा है फरवरी का महापड़ाव का, उसमें भी ये प्रमुखता के साथ ये मेरी मांग है। जो लोग धरने बैठे, विश्वास दिला दूं, आप लोग जहां जिले के दौरे है, आप दौरों को देख रहे हो और जो मीडिया कवरेज कर उनको भी देख रहे हो ना, प्रमुखता के साथ आपकी मांग उन न्यूज़पेपरों में, उन मीडिया में आपकी आ रही है। मैं हर जगह आपकी मांग उठा रहा हूं, हर मांग पत्र में आपकी मांग दे रहा हूं। तो मैं जहां भी हूं, जहां भी रहूंगा, आपकी मांग उठाता रहूंगा। आपके बीच में मैं पहले भी आया था, मैं बीकानेर जो बैठे धरने वहां भी आया था, शहीद स्मारक भी गया था, हर जगह गया था। लेकिन अब जो जिलों का दौरा चला, इसमें बीच में नहीं आ पा रहा। लेकिन मैं जहां भी हूं आपकी आवाज उठा रहा हूं और जो मां पढ़ाओ उसमें प्रमुखता के साथ आपकी आवाज उठाएंगे। दोस्तों हाँ, एक चीज समस्या और आ रही है। एक चीज तो अभी थोड़ी देर बाद देखना, बिग ब्रेकिंग न्यूज, उपेन्द्र यादव ने ये कहा। आप सीधा उपेन्द्र यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरे फेसबुक, उस पर जुड़िए। पता नहीं क्या 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 डाल के भ्रमित करते, दूसरी लाइन डाल। आप सीधा इस पे जुड़िए और लोगों को कहिए कि सीधा जुड़िए। इसके अलावा मैं ट्विटर पे सबसे पहले ट्वीट करता हूँ। 1,95,000 से ज्यादा ट्विटर पे मेरे फॉलोअर है। आप वहीं जुड़िए जिससे लोगों को पता चले, क्योंकि लोग भ्रमित करते। एक चीज बड़ा गंदा खेल चल रहा है। मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, कुछ लोग आएंगे भाई साहब आपके साथ फोटो खिंचवानी है, फिर बाद में ये चलता है कि भाई साहब उपेन्द्र यादव जी से मिलके आ गया और आपका काम हो जाएगा, बस इतने पैसे दे दो। मेरे नाम पे पैसे मांगने का खेल चल रहा है। उपेन्द्र यादव किसी एक बेरोजगार से 1 रुपए नहीं लेता। मेरे कार्यालय में बहुत लोग आते हैं कि भाई साहब हम इस भर्ती के लिए पैसे दे रहे हैं। ये पीटीआई भर्ती वाले भी अभ्यर्थियों ने मुझे कहा जो धरने बैठे, एसआई भर्ती वालों ने मुझे कहा, स्कूल व्याख्याता वालों ने मुझे कहा, कई भर्तियों को लोगों ने मुझे कहा, और कृषि परीक्षा वाली जो सूची जा रही उन्होंने भी कहा, पैसे लेके भी आए थे, लेकिन मैंने सबको लौटाया है। ये जरूर कहा कि आपका काम हो जाए, आप नौकरी लग जाओ, फिर आप इच्छा से आप सहयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज तक किसी बेरोजगार से 1 रुपए न लिया है, न लूंगा। लेकिन कुछ लोग फोटो खिंचवाने के बाद या सोशल मीडिया पे डालकर मेरे नाम से पैसे लेने की चेष्टा करें, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। सीधा मुझसे बात करिए, मेरे मोबाइल नंबर आपके पास है। सीधा बात करिए कि भाई साहब आपको किसी ने पैसे दिए थे क्या, सीधा पूछिए। किसी को एक पैसा नहीं देना। आपका भाई निस्वार्थ 9 साल से सेवा कर रहा है, तो क्या अब मैं लास्ट में पैसे मांगकर मैं 9 साल के संघर्ष को खत्म करूंगा? नहीं। लोग बेवकूफ बना रहे हैं, उन लोगों की बातों में नहीं आए। ईमानदारी से काम करता हूं। लोग सोशल मीडिया पे भ्रमित करने का काम करते हैं, उनका काम है फर्जी आईडी बना भ्रमित करे। लेकिन सीना ठोक के लड़ाई लड़ता हूँ, वहां कार्यालय में बैठता हूँ। जिसको आना है सच्चाई जाना आइए, डरता नहीं है, खुला घूमता हूँ, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से काम करता हूँ। तो उन लोगों को आप जवाब देना है दोस्तों, कि जो लोग पैसे मांगे उनको देना नहीं किसी को भी। दोस्तों एक चीज सामने आई थी, वो भी मैं इस संबंध में बाद में बात करूंगा एक बार। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के जो 5,000 की नियुक्ति के लिए, दोस्तों इस संबंध में मेरी बात हुई थी, बीकानेर में बात हुई थी। अभी कुछ विषयों के दस्तावेज अभी बीकानेर नहीं पूछे हैं। जो 5,000 की जो नियुक्ति का मामला है कि आरपीएससी के द्वारा दस्तावेज वहां नहीं पूछे हैं। इसलिए साथियों 18 का मेरा प्रोग्राम है टोंक, उसके बाद 22 तारीख को 2016 वाले धरना दे रहे हैं वेटिंग के लिए, सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के वेटिंग के लिए। तो 22 तारीख को आप लोग आइए, मैं भी पहुंच रहा हूँ। 22 का 23 का जो भी प्रोग्राम रख लो, 23 को तो मैं बाहर रहूंगा, 23-24 को तो 22 को मैं आने की कोशिश करूंगा कि हम लोग वहां जाकर इकट्ठे हो गए सब लोग आरपीएससी पे बाहर वहां दबाव बनाकर कि आपके और अन्य विषय के दस्तावेज है वो जल्द से जल्द बीकानेर पहुंचे और बीकानेर से आगे की प्रक्रिया शुरू हो, जिससे आपको ज्वाइनिंग मिल सके। अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपका मामला, बीकानेर में बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी दस्तावेज नहीं पूछे हमारे अन्य विषयों के, वो आरपीएससी लंबित है। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि आरपीएससी से दस्तावेज बीकानेर पूछा है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो। तो 22 तारीख का आप मुझे बता देना फोन करके, आप आओगे तो मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ, हम मिलकर वहां बात रखेंगे। 16 वाले सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 की वेटिंग वाले अभ्यर्थी भी जो धरना दे रहे हैं 22 तारीख का, वो परमिशन ले रहे हैं। जो लोग घर बैठे हैं 16 की वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जाके उनका साथ दें, मैं भी पूरा सहयोग करूंगा 2016 वाले, और वहां पूछे धरने बैठे। राजस्थान पुलिस सूचना सहायक जूनियर अकाउंटेंट एक और सूची का मामला लगातार हम उठा रहे हैं। हमारे मांग पत्र में भी जो मां पड़ाव डाल रहे हैं, इसमें भी प्रमुखता के साथ ये मामला हमारे शामिल रहेगा। दोस्तों हाँ, टोंक वाला मैंने प्रोग्राम बता ही दिया कि 18 तारीख को सुबह 10 बजे मैं नेहरू गार्डन टोंक में रहूंगा, फिर 23 को हनुमानगढ़ और 24 को सुजानगढ़ चूरू। समय और स्थान और मैं बता दूंगा, 2 जिलों का, एक का मैंने बता ही दिया। लेकिन एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि हमारे मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री माननीय रघु शर्मा जी, मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा ग्रहण चिकित्सा विभाग के लग गया?
आखिरकार चिकित्सा विभाग में क्या हो रहा है? कोई जादू टोना तो नहीं हो गया है विभाग के? जरा बताइए क्या हो रहा है? 2013 से भर्ती लंबित है एनम और जीनम, 2013 की एनम जीनम। फिर हम सवाल करते हैं, बात बताते हैं आपको, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534 पदों पर। ये कौन सी विभाग की? चिकित्सा विभाग। इसके बाद हम आते हैं सीएचओ भर्ती, ईसीजी भर्ती और रेडियोग्राफर लेब टेक्नीशियन भर्ती और फार्मासिस्ट भर्ती। वाह वाह वाह, क्या नजर लगी है, हर भर्ती लंबित है। आखिरकार क्या हो रहा है? क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? आप या अधिकारी? जरा जनता को तो बता दीजिए कि इसमें लापरवाही किसकी है। मान लीजिए 2013 भर्ती, आप कहते हो 2013 भर्ती अब नहीं हो सकती है। अब मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव थे, लेकिन हमें सूचना मिली कि आप कह रहे हो कि ये हम नहीं करेंगे, नहीं हो सकती। आपका बयान मुझे अभ्यर्थियों ने बताया। अब मुख्यमंत्री जी हालांकि उन बहनों के प्रति पॉजिटिव है, लेकिन आपका बयान नेगेटिव था। लेकिन मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं, सीएचओ भर्ती में कौन सी कमी है? बता दीजिए, क्यों परिणाम नहीं आ रहा? बता दीजिए सीएचओ का क्यों नहीं आ रहा? अब आंदोलन नहीं होगा तो क्या होगा? यही मैसेज मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, आखिरकार मैं कह रहा हूं लगातार तानाशाही हो रही है, लापरवाही, इसलिए लापरवाही हो रही है, ये तानाशाही है। क्यों? इस विभाग की जिम्मेदारी आप पूछिए इसको, जिम्मेदार मुखिया हैं मुख्यमंत्री जी, क्यों सीएचओ का परिणाम क्यों नहीं आ रहा? बताइए, जरा बताइए क्यों नहीं आ रहा? लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर का परिणाम क्यों नहीं आ रहा? ईसीजी के दस्तावेज सत्यापन की तारीख क्यों जारी नहीं हो पा रही? प्रयोगशाला सहायक 2018 की वो लिस्ट क्यों जारी नहीं हो पा रही? फार्मासिस्ट को अचानक स्थगित कर दी परीक्षा तिथि क्यों नहीं जारी पा रही? आखिरकार कौन सा ग्रहण लगा है? क्या कारण है? इसी विभाग पे सबसे बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है? इसी विभाग पे सवाल मैं भी उठा रहा हूं। और एक चीज हो रहा है, जो बेरोजगारों में आक्रोश है ना मंत्री जी, ये आक्रोश कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। और फरवरी में जो आंदोलन होगा, आक्रोश की लहर आप तक भी पहुंचेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, उनके ज्ञापन मुझे रोज मिलते हैं। मैंने आपके पीए को फोन करके टाइम भी मांगा था कि मंत्री जी से मिलवा दीजिए, मेरे पास रोज आ रहा है। मत मिल लिए, कोई बात नहीं, मिलोगे तो मिल लेंगे, लेकिन कम से कम मैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बात पूछा रहा हूं, आखिर क्या चल रहा है, ये भर्तियां कब होगी, कोरोना वैक्सीन आ रही है, जा रही है, ये चीजें तो हम बयानों में दे देंगे। लेकिन मेरे बेरोजगारों की वैक्सीन तो वही है, उनका रोजगार, उनकी वैक्सीन कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा, यह सवाल है। कब इनका परिणाम आएगा? खैर कोई बात नहीं, हमने ऐलान कर दिया तो फरवरी में लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। ये भर्तियां तो है, ये बेरोजगार तो हैं, लेकिन आग बड़ी उठेगी। इस आग में कई लोगों को नुकसान भी होगा। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 संस्कृत विभाग की वेटिंग वाला मामला, मंत्री जी का एक वीडियो देख रहा था। मंत्री जी ने कहा कि आरपीसी के सामने जाके धरना दो। सुभाष गर्ग जी, जो मंत्री जी का बयान था, मंत्री जी आप कह रहे हो आरपीसी के सामने धरना दें। मंत्री जी आपको बात करनी चाहिए, धरना बेरोजगार को देने की आवश्यकता नहीं पड़े। और शायद आज बेरोजगार बड़ी आशा के साथ आपके पास पहुंचते हैं। धरना तो नसीब में लिखा है बेरोजगार को, ये तो स्पष्ट हो गया। भर्ती के लिए धरना, एग्जाम के लिए धरना, परिणाम के लिए धरना, ज्वाइनिंग के लिए धरना, तो देना तो पड़ेगा इन लोगों को। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को मैं कह रहा हूं, 22 तारीख को मैं आरपीएस से आ रहा हूं, आप भी पहुंचे, हम सब मिलकर, अच्छी संख्या होगी सबकी, और हमारा एक एक प्रतिनिधिमंडल, हम अध्यक्ष मोदी जी से मिलते हैं, पूछते कि क्या कारण है। मंत्री जी भी कह रहे कि धरना दो, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। मंत्री जी कह रहे तो आप कम से कम अब इनकी सूची भेजिए, जिससे इनकी वेटिंग सूची जारी हो, इनकी सूची जारी, उनको ज्वाइनिंग हो। संस्कृत विभाग वाले अभ्यर्थी 22 तारीख को आप लोगों से मैं आरपीएस अजमेर मिल रहा हूँ, आप भी आइए। नई चयनित 18 वाला कह दिया। एएन वाला, दोस्तों एएन भर्ती वाला मैंने कर दिया। एनटीटी की नियुक्ति प्रक्रिया धरना दे रहे थे। पंचायत राज आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 1005 वाले, मुझे आलोक जी, कई लोग मुझे मिले थे भरतपुर में, मुझे याद, आलोक जी 84 नंबर आपके लास्ट में भी, 94 शुरू होते, मुझे याद है। आपकी मांग मुझे दिमाग में भी याद है, वो मुझे मान सम्मान भी याद है, और वो फरवरी का आंदोलन भी याद है, और मुझे ये भी पता कि कैसे क्या होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू बाकी है, केवल 94 पोस्ट है, 94 पोस्ट है, एग्जाम हो चुका है, लेकिन इंटरव्यू बाकी, अभी तक इंटरव्यू नहीं हो रहा। और किन जो वेटिंग के इंतजार करे, महिला सुपरवाइजर भर्ती है, एलडीसी भर्ती 2018 के
जो 603 पे किन पदों पे जो एक और सूची जारी, उनकी ज्वाइनिंग तो बाकी है ही है, और वेटिंग वाले भी इंतजार कर 2,500 से 3,000 पदों पर उनकी वेटिंग आएगी, 2,000 2,500 उनकी भी सूची के लिए इंतजार कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक भर्ती का इंतजार कर रहा है, पंचायत सहायक 6,000 रुपए में, वो भी इंतजार कर रहे हैं। टीजी भर्ती 1998 के लोग 2004, 2006, 2012 वाले भी सुप्रीम कोर्ट में है, कम से कम उन लोगों को लाभ मिले। एक मेरे सामने निकल के आया, एक में लाइव बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों बस इस टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं रीट 2021 के लिए चर्चा करूंगा, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं उसका, क्योंकि रीट 2021 इसलिए ले रहा हूं कि जो लाइव है ना वो एसटीसी बीएड के लिए नहीं था, ये युवा बेरोजगार संवाद एसटीसी और बीएड के लिए नहीं है, ये उन तमाम पीड़ित बेरोजगारों के लिए है, और फरवरी का आंदोलन उन तमाम पीड़ित बेरोजगारों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं 2013 से ज्वाइनिंग का, इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का, इंतजार कर रहे हैं परिणाम का, इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, इंतजार कर रहे हैं बाहर राज्य को कोटा समाप्त हो, इंतजार कर रहे हैं फर्जी डिग्रियों की जांच हो, इंतजार कर रहे हैं अधिकारी की जिम्मेदारी। इन तमाम इश्यू को लेकर हमारा महापड़ाव भी होने वाला है, और जो जिला में बेरोजगार युवा संवाद करके उसी के लिए चल रहा है। इसलिए मैं लास्ट में लिया कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हर बेरोजगार की पीड़ाओं को उठाता है और उनके साथ है, हर बेरोजगार के साथ है, कोई रीट के लिए नहीं है। रीट का जब मुद्दा था 2018 का था, जो 3500 पदों पर सूची जारी है, बहुत अनशन मैंने किया, लाठियां मैंने खाई, मुकदमे मैंने खाए, और लड़ झगड़ के सूची लाके आपको दिखा दी, और सीना ठोक के कहता था कि आपकी सूची आएगी, वो आई है आपके सामने, परिणाम आपके सामने। और मैंने पहले भी कहा था उसमें सबसे बड़ी देन माननीय मुख्यमंत्री जी की है। संघर्ष था, लेकिन उसमें फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री जी थे। मैं किसी भी पहले भी कहा था, मैं किसी के भी साथ रहूं, कहीं पे भी रहूं, खिलाफ रहूं, पक्ष में रहूं, लेकिन ज्वाइनिंग देने वाले को मत भूलना, उन्होंने आपका भला किया, उसको तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों एक जो चीज है, घूम फिर के एक चीज बता रहा था आपको, मेरे को मैसेज आता है कि मेडिकल विभाग में अधिकतर भर्तियां होती है सीधी बोले कि एग्जाम नहीं होगी, और अन्य विभागों में मेरा यह सरकार से ये मांग है कि कोई भी एग्जाम हो, मेडिकल की हो, किसी विभाग की हो, उसकी एग्जाम होनी चाहिए आरपीएससी के माध्यम से या अन्य संस्था के माध्यम से। लेकिन अब ये शोषण वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए कि संविदा पे लगा दिया सीधी भर्ती के, खत्म करो ये खेल। अब एग्जाम होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर उसको नौकरी मिलनी चाहिए, एग्जाम होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल विभाग की हो, चाहे नर्सिंग की भर्ती हो, चाहे किसी भी विभाग की भर्ती हो। अब सीधी भर्ती नहीं होनी चाहिए, अब सीधी एग्जाम होनी चाहिए, और योग्य भर्ती को मौका मिलना चाहिए। सिस्टम खत्म करना चाहिए, ये हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है। एक चीज मैं और देख लेता हूं, फिर मैं उसी पे चर्चा करूंगा, किस पे, रीट वाले मामले पे। तो अधिकतर चीज मैं बताऊं 18 तारीख के बाद हर चीजों को लेकर एक बार मुख्यमंत्री जी से मुझे पूरा विश्वास है कि 18 के बाद जो मीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं बड़े फैसले होंगे। जो भर्तियां स्थगित हुई उनकी परीक्षा तिथि को लेकर, जो स्थगित होगी ना उनकी परीक्षा तिथि को लेकर, और जो नियुक्ति प्रक्रिया है लंबित भर्तियों को लेकर, और नई भर्तियों की विज्ञप्तियों को लेकर, शायद 18, 19, 20 जो भी है, जल्दी इस पर फैसला माननीय मुख्यमंत्री ले। प्रदेश का हर बेरोजगार आशा है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी आवाज, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हम आपके खिलाफ नहीं, आप अच्छा कोरोना काल में हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बहुत लाइक करता हूं कि आपने कोरोना काल में अन्य राज्यों ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी, लेकिन आपने हमारी हर मांग मानी। एलडीसी वालों को ज्वाइनिंग दी, सेकंड ग्रेड वालों को दी, कृषि परीक्षकों वालों को दी, प्रयोगशाला सहायक वालों को दी। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, मैंने धन्यवाद दिया, आज मैं धन्यवाद देता हूं, हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जो आक्रोश है, जब मैं लोगों के आंसू देखता हूं तो मेरा दिल रोता भी, इतना गुस्सा आता है, क्योंकि आखिरकार मैंने बताया ना चिकित्सा विभाग की क्या हालत है, अन्य लोगों क्या तानाशाही क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम इनकी आवाज आप तक पहुंचे, और कम से कम अब उनकी समस्याओं का निस्तारण करें, आज बेरोजगारों को न्याय मिले से हमारा ये आंदोलन जारी है। अब दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूं जो बहुचर्चित भर्ती है रीट 2021। 18 वाले जो है ना, कल वाले केस में कुछ नहीं होगा, राजन केर वाले अभी मैसेज आया। मैं एक चीज बता, मैसेज किसका है, अभी यहाँ पे आया यार, तुम समझो कहां से मैसेज आ गया। अब मैं चर्चा करता 21 के लिए। अब 21 के लिए मैं चर्चा ये कर रहा था, सभी साथी से मेरा ये निवेदन है कि 25 तारीख के लिए तैयारी करें। सारा शेड्यूल सरकार ने जारी कर दिया है, आप लोग भ्रमित ना हो स्कूल व्याख्याता की तरफ कि बढ़ जाएगी तैयारी नहीं करे, आज हमारी क्या हो गया देख लो, नंबर नहीं है, 5000 तो दूसरे चयनित हो गया ना। आखिरकार उस समय पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं आपकी लिस्ट में नाम आ जाता। इसलिए 25 अप्रैल को टारगेट मानकर आप तैयारी करिए। लेवल 2 पे कुछ भी नहीं है, लेवल 2 वाले तो 25 को मान के चलो, विवाद किसमें, लेवल फर्स्ट में, तो लेवल 2 वाले तो अपनी तैयारी करें, मस्ती से तैयारी करें।
एग्जाम दो 25 अप्रैल को। और विश्वास दिला रहा हूं लाइव में आपको कि आपकी सेकंड ग्रेड के लिए भी मजबूती से आवाज उठा रहा हूं कि सेकंड ग्रेड की भी भर्ती है और स्कूल व्याख्याता भी आपकी जल्द से जल्द उसकी विज्ञप्ति जारी हो और वो 3000 से बढ़ा के 5000, 6000, 7000 पदों पर उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि जब मैंने बीएसटीसी का सहयोग किया, विधि अनुसार उनका सहयोग किया, तो मेरे दिल में एक बात थी कि मुझे बीएड वालों को भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग भ्रमित कर रहे थे, वही लोग जो आज तक अपनी भर्ती के लिए कुछ नहीं करा पाए, वो केवल भ्रमित करके आपस में उलझाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनकी नीति को मैंने फेल कर दिया। लेकिन सही समय के अनुसार व्यक्ति को फैसला लेना चाहिए। आप सोचिए, आज मैंने ये कहा कि अब सही समय है, आप लोग विरोध की बजाय ये चीज करना चाहिए था कि हमारे लेवल 2 के पद ज्यादा आना चाहिए। मैंने कहा आ जाइए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जहां धरना प्रदर्शन करिए, मैं दूंगा साथ। पदों का वर्गीकरण होना चाहिए। एसएस और संस्कृत के पद नहीं आए थे 2016 में, अब आए 18 में, तो कम से कम वो वर्गीकरण जारी हो, पद ज्यादा विषय क्या है। इसके अलावा लेवल 2 के पद ज्यादा आने चाहिए। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों खुद सीएमओ में जाके मैं ज्ञापन सौंप पे आया था, खुद देख के आया था। मैं 8 तारीख या 7 तारीख की बात है, मैं खुद देख के आया था, 8 या 9 की जो भी बात है, उसमें लेटर पे लिखा कि आपके लेवल 2 के पद ज्यादा हैं, इनकी बीएड की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के भी पद बढ़ाए जाए। इसके अलावा नई सेकंड ग्रेड की भी हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी भी घोषणा हो, जिससे लोग तैयारी कर सके। बीएड वाले 8 से 9 लाख जो भी हैं, इनको राहत मिले। अब जो मामला कोर्ट में है बीएड और बीएसटीसी वाला, दोस्तों उस समय विधिक राय के बाद, मैंने स्पष्ट कह रहा हूं, विधिक राय के बाद मैंने बीएसटीसी का साथ दिया, क्योंकि उनके पास एक मौका था, साथ दिया। उसके बाद मैंने बीएड का भी पक्ष रखा। लेकिन अब मामला न्यायालय में गया है। कुछ लोगों को लग रहा था कि उपेंद्र यादव झूठ बोल रहा है, कुछ लोगों ने भ्रमित किया अन्य राज्यों की पॉलिसियां देखे। कुछ लोगों ने कहा कि 21 राज्यों में बीएड वालों को शामिल कर रखा है, 21 राज्यों के लिए कहा था। तो आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, कल ही मैं आपके पक्ष में मैं मैदान में उतर जाऊंगा। 21 राज्यों की पॉलिसी मुझे लाके दीजिए मुझे। मैं लाइव में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कल ही मैं कहूंगा कि बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में बिठाया जाए, लाके दीजिए। वो 21 राज्यों की पॉलिसी दीजिए जहां बीएड वालों को बिठाया। वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। और अब मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय न्याय कर देगा, वो तथ्यात्मक। जिस प्रकार मैंने विधिक राय लेने के बाद मैंने निर्णय लिया कि भर्ती नहीं उलझे, 25 अप्रैल को एग्जाम हो और इनको 31,000 लोगों को तो रोजगार मिले। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। मुझे लगा कि मैंने बीएसटीसी का साथ दिया विधिक अनुसार, तो अब मुझे लेवल 2 का साथ देना चाहिए, इनको पद बढ़ने चाहिए, विषय अनुसार पद ज्यादा आना चाहिए। मैंने बात रखी। ये होता है बीच का रास्ता निकाल ले, हर व्यक्ति के साथ न्याय होना। और हम उलझेंगे, भर्ती लटकी तो किसको नुकसान होगा। सोचिए यार, मेरे पास कई सेकंड लेवल के लोगों के फोन आते हैं कि भाई साहब हमें एक सीट चाहिए, हमारी एग्जाम तो हो जाएगी ना, लोग अटका तो नहीं देंगे ना। मैंने कहा अटकाने वाले आपके सामने कौन अटका रहे हैं, मैं तो नहीं गया ना कोर्ट में, कौन जा रहे हैं वो आपके सामने। फिर अटक गई ना तो ये लोग सब गायब हो जाएंगे, आपका भाई आपके साथ आएगा और फिर कहेंगे देखो उपेंद्र यादव ने लटका दिया। अरे भाई, उपेंद्र यादव तो बचाने की कोशिश कर रहा है। जब लोग पीड़ित दुखी होते तब मेरे पास आते, तब मैं उनकी आवाज उठाता हूं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो फर्जी आईडी बनाकर आपको भ्रमित कर रहा है, ऐसे लोगों से बच कर रहिए। और जो न्यायालय में जो सुनवाई है 19-20 जो भी है, जो तैयारी लेवल फर्स्ट, मैं लेवल 2 वालों को कह दिया आप तैयारी करिए, 25 की दीजिए, आपकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भी आएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए जो करना मैं करूंगा आपकी वैकेंसी के लिए, और आपकी वैकेंसी आएगी, आपको तीनों जगह मौका मिलेगा। आप लोग, क्योंकि अब न्यायालय चला गया मामला, ठीक है ना। अब आप लोग सोशल मीडिया हम देखते रहते क्या हो रहा है, लोग वीडियो डालते बिग ब्रेकिंग न्यूज, ये लोग झूठ बोलते 21 राज्यों में फलाने में शामिल कर लिया, वो कर लिया। आपका दिमाग खराब होता है। जैसे व्याख्याता में हुआ कि तारीख बढ़ गई, बिग ब्रेकिंग न्यूज, लोग उस समय क्या स्थिति है। इसलिए उन चीजों को छोड़िए, सोशल मीडिया को छोड़िए, आप अपने टारगेट पे तैयारी करिए। 25 अप्रैल को हमें एग्जाम देना है, उस पर आप तैयारी करिए। लेवल फर्स्ट वालों को कहना चाहूंगा, आप भी तैयारी करिए, न्यायालय पे आप विश्वास करो, न्याय होगा, तैयारी करिए। हालांकि ये भर्ती कोर्ट में नहीं उलझे, ये भर्ती कोर्ट में नहीं उलझे, इसके लिए सरकार की तरफ से कैबिनेट लगाई गई थी। मैंने पूरी बात मजबूती से रखी थी। 29 तारीख को जब मेरी मीटिंग हुई, उसके बाद भी लगातार मेरी अधिकारियों से मीटिंग हुई है, बात हुई है। और एक अच्छी चीज निकल के आई है, मैंने निवेदन किया कि 31,000 लोगों को नुकसान नहीं हो, भर्ती नहीं अटके। इस भर्ती में कोर्ट में जब सुनवाई हो तो एडवोकेट जनरल को उतारा जाए, और हमारे निवेदन को स्वीकारा गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करेंगे कि भर्ती कोर्ट में नहीं अटके और फालतू लोगों को नुकसान नहीं हो। जो लोग मंशा है उनकी कि भर्ती को अटकाना चाहते, उनकी मंशा नाकामयाब हो। कोर्ट में क्या निर्णय होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर हो सकता है। अब एक चीज है कंसीडर,
जो हिंदी में लिखा गया है एनसीटी में विचार किया जाए, विचार किया जाए। हम गूगल पे भी डालते हैं, आप लोग मेरे बीएड के जो मेरे भाई बहन हैं उनसे मैं कहूंगा आप गूगल पे जाकर आप डालिए, कंसीडर को डालिए, उसका अर्थ देखिए, सोचना समझना ये है, ऐसा नहीं है अनिवार्य ले लिया जाए। कंसीडर का होता है कि कई बार, अभी मैं बता दूं, स्कूल व्याख्याता है उसमें अपेयरिंग वाले कोर्ट में गए थे तो उसने कहा कि इनको कंसीडर किया जाए। कई भर्तियों में कहा जाता, कई अपेयरिंग वालों कई भर्तियों में कहा जाता है, हमारे 18 में कहा था कि इनको कंसीडर किया जाए, जो जजमेंट आता है इनको कंसीडर किया जाए, ये नहीं कहा जाता कि इनको फाइनल लिया जाए। आज उनको अपेयरिंग वालों को नहीं ले रहे, 2018 वालों को नहीं ले रहे, केवल उनको शामिल करने के लिए कहा था, ना कि ये कहा था उनको लिया जाए। कंसीडर का अनिवार्य नहीं है। और जो कोर्ट में देखना आपके सामने निर्णय आएगा, ज्यादा ज्यादा कोर्ट ये कह सकता है कि इनको शामिल किया जाए। जैसे हरियाणा में भी कहा बताया, मैंने देखा नहीं हरियाणा में, किसी ने कहा कि वहां शामिल करने के लिए कह दिया, तो वो बिठा सकते हैं। मान लो परीक्षा में बिठा दिया, बिठा भी दिया तो अब रीट के प्रमाण पत्र में पढ़ ले, विज्ञप्ति में या प्रमाण पत्र में कहीं देख लीजिए लिखा हुआ है कि ये प्रमाण पत्र या वो शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है, तो बिठा सकते हैं। मान लीजिए कोर्ट कह दिया कि ये गए याचिकर्ता को, चलो बिठा दो एग्जाम में, ये भी फैसला हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है मान लीजिए कि उनको लिया जाए, क्योंकि जो कंसीडर का अर्थ आप गूगल पे सर्च करिए, आपको पता लग जाए। इसके अलावा जो किस राज्य वाली बात बता रहे, पुलिस ले, मैं साथ दूंगा, कह रहा हूं ले, लेकिन ये लोगों को भ्रमित किया गया धीरे धीरे, क्योंकि मैं जो बात कहता हूं 9 साल से कहता आ रहा हूं वो सच और फैक्ट के साथ कहता हूं, धीरे धीरे सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन ये जरूर कह दूं कि मेरा लक्ष्य है कि ये भर्ती कोर्ट में नहीं अटके और 31,000 बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले, इसके लिए मैं जी जान से प्रयास करूंगा। और जो मुझे कहना था, जो लोग चैलेंज दे रहे, नए नए पैतरे खेल रहे, तुम्हारे पैतरे मेरी एक चाल में ही ऐसे ध्वस्त होंगे जो जिंदगी भर तुम याद रखोगे। कम से कम मेरे बेरोजगार साथियों को भ्रमित ना करे, बेचारे गरीब किसान और के बेटे हैं बेटियां वो तैयारी कर रहे हैं। और मेरा ये नहीं, फिर ये मत कहना आप लोग लेवल 2 वाले मेरे साथी हैं, मैं बार बार इस लेवल 2 के क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्यों फिर मत कहना कि भाई साहब आपने लेवल 2 के पद नहीं बढ़ाए, आपने विषय के पद नहीं बढ़ाए। मैंने कहा ना आओ मैं साथ हूं, लेकिन आप आना नहीं चाहते हो, आप लोग भ्रमित होते रहो। बाद में वो कहते हैं ना कि आग लगने के बाद कुआं खोदना, बाद में कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं खुद जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को खुद ज्ञापन देके मैं खुद बात रखे हूं आपकी, क्योंकि वाजिब मांग हो सकती है जिससे आपको फायदा, वो मांग उनको करनी चाहिए जिससे आप लोगों को लाभ हो। अब न्यायालय में क्या फैसला होता है, वो अभी लोगों ने याचिका लगा दी, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि 3-4 याचिकाएं लग चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एडवोकेट जनरल साहब भी आ रहे हैं, लोगों ने बड़े बड़े वकील किए हैं। और मेरा तो सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों का टारगेट 25 अप्रैल को मानकर तैयारी करिए। आप लोग सोशल मीडिया पे उलझे रहोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए इंतजार करिए, होने वाली सुनवाई में जो होगा पता लग जाएगा। लेकिन इसमें न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, नियमों के अनुसार होगा जो नियमों में है। मैं भी कह दूं कि साहब 50 यह है कि 25 राज्यों में बोले ऐसा है, तो 25 राज्यों में कहने से थोड़ी होगा, वहां तो यार तथ्य चलेंगे। वहां तो वो बोले कि उस हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, सारे, क्योंकि न्यायाधीश होता है, सारे तथ्य सारे जजमेंट सब देखने के बाद सब वो तथ्यात्मक वो सारी चीज़ों का जजमेंट वो डिसीजन करते हैं। ऐसे तो राजेश मीणा का भी 2012 में फैसला आया था यही जयपुर हाई कोर्ट का, कि वो भी आप पढ़ लेना। लेकिन यही है, अब न्यायालय के पाले में है, लेकिन न्याय होगा। जहां तक मुझे मानना है कि कंसीडर यानी कि केवल एग्जाम तक बिठाने तक शामिल कर लिया जाए, या फिर मामला डीबी में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों को जाना पड़ जाए, लेकिन नियमानुसार होगा। दूसरी बात, एनसीटी कह रहे कि एनसीटी के नियमों की उल्लंघना की गई है, यानी कि उनका पालना नहीं की गई। एनसीटी का रूल से भी है कि 1 साल में 2 बार एग्जाम हो, एनसीटी का नियम है पात्रता आजीवन हो, कई चीजें है। राज्य सरकार कई जगह स्वतंत्र होती है, वो अपने अनुसार पॉलिसी बना सकती है। ये सबसे बड़ा, ये चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोर्ट की सुनवाई में करेगी। यही चीज बीएसटीसी वालों के पक्ष में मजबूत है। यही चीज यदि बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं बीएसटीसी वाले बाहर हो जाते। ये चीजें सारी चीज होती है वो राज्य सरकार के ऊपर होती है, और राज्य सरकार स्वतंत्र है अपनी पॉलिसी बनाने में। इसलिए दोस्तों, आप सभी मेरे साथियों से ये निवेदन है कि आप लोग तैयारी ज्यादा करिए,
25 अप्रैल का ध्यान रखिए। लेकिन जो बीएड के साथी हैं उनके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं। आपके लिए मैं जी जान से संघर्ष करके आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द आए, लेकिन पहला लक्ष्य हमारी 25 अप्रैल को लेकर होना चाहिए। और जो लोग 21 राज्य वाले के, मैं बीएसटीसी का पक्ष नहीं ले रहा कि कई लोग कहेंगे उपेंद्र यादव तो बीएसटीसी का पक्ष ले रहा है, और कई लोग क्या कह रहे हैं कि बीएसटीसी वालों ने खरीद लिया। भाई साहब, ऐसे हिंदुस्तान की कोई ऐसी करेंसी नहीं बनी है जो उपेंद्र यादव खरीद ले। उपेंद्र यादव सच का साथ देता है, इसलिए साथ दिया कि वो जाके कोर्ट में आपको उलझा देते, फालतू नुकसान होता है। इसलिए भर्ती को बचाने के लिए न्याय जिसके साथ गलत, यार देखो मुझे लगा कि मैं ये सोचता कि 8 लाख है या 3 लाख है तो मैं पब्लिक के साथ जाऊं, नहीं। मेरी आत्मा ने कहा चाहे मैं खत्म हो जाऊं, कितना ही मेरा विरोध हो जाए, मेरे आत्मा ने कहा सच का साथ देना चाहिए, और मुझे लगा तो मैंने साथ दिया। लेकिन मेरा अब आत्मा भी कह रही है कि बीएड वालों के पद ज्यादा आना चाहिए, लेवल सेकंड ग्रेड जो लेवल 2 में पद ज्यादा है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बनी, मैं उनमें साथ हूँ, आवाज भी उठाऊंगा उनके लिए। जो हमारा आंदोलन है मां पड़ा हुआ है, प्राथमिकता के साथ ये मांगे भी रखी जाएंगी कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। साथियों, जल्दी आपके सामने परिणाम होंगे, आप लोग तैयारी करिए और किसी भ्रमित नहीं है। लेकिन जो चेहरे आपके सामने आ रहे कुछ समय के लिए वो चमकते हैं और बाद में जैसे पता नहीं चला वो गायब कैसे हो जाते हैं। क्यों? झूठ पर रखी गई नींव ज्यादा दिन नहीं चलती है। आज 9 साल से मैं आपके बीच में हूं, यदि मैं गलत होता तो आज तक यहां तक आता क्या। और रही बात कुछ लोग जो नए लोग हैं, अभी अटैक कमेंट करना तो उसको शुरू कर दिया होगा, या फिर कल से रूमर फैलाने स्टार्ट कर देंगे उपेंद्र यादव तो बीएड वालों के खिलाफ है, बीएड वालों के खिलाफ है। भैया मैं 22 तारीख को जा रहा हूँ, 2016 वाले आ रहे हैं, वो बीएड वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड वाले मेरे पास आ रहे ज्वाइनिंग के लिए, वो बीएड वाले हैं। लेवल 2 की 3500 पदों पर मैंने निकलवाई लड़ झगड़ के, वो भी बीएड वाले हैं। नई भर्ती की मांग, वो बीएड वाले। अरे सबसे ज्यादा सहयोगी बीएड वालों का करता हूं और मैं भी साथ हूं, हमेशा साथ दूंगा। तो इसलिए उन लोगों को जवाब आप लोगों को देना है। मैं कल एक जने से मजाक कर रहा था, फोन आया कि यार भाई, वो कह रहा था कि भैया हमारी फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग में, क्या यार आपके लोग तो बीएड वाले कह रहे हैं कि मैं तो विरोधी हूँ। बोले कि यार कुछ लोग कहते हैं सब थोड़े साथ हैं, लाखों लोगों में 10, 20, 50 से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतना जरूर विश्वास है, जो लोग समझदार है, मेरे वीडियो देखते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका 90-10 वेटेज कम करने से उनको फायदा हुआ है, वेटेज कम करने से, या आज उनका भविष्य साकार होने वाला है, कॉमर्स वालों को शामिल किया गया है, कई चीजों का फायदा हुआ है, वो लोग दिल से जानते हैं ना, वो मुझे पहचानते हैं ना, वो लोग तो आज ही मुझे कहते हैं, मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हाँ दिल से हम आपके साथ हैं, हम उन अपवादों में से नहीं है। आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो लोग साथ है। 10, 20, 50 लोग से फर्क नहीं पड़ता, ये भ्रमित करते से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे युवा, मेरे भाई मेरे साथ है, मेरी ताकत मेरा युवा है, इसलिए मैं पूरा सीना ठोक के लड़ाई लड़ता हूं, क्योंकि युवा और युवा को उल्टा वाई, और वाई क्या करती है आपको सबको पता है। तो साथियों, जल्दी एक नए वीडियो के साथ, आपके लाइव के साथ, वीडियो के साथ मैं आऊंगा। उससे पहले ये कहना चाहूंगा, लोग भ्रमित नहीं रहें, अपनी तैयारी करें, और अब अगले जिलों में आप लोग सभी मिले, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। सिस्टम में सुधार हो, मेरे बेरोजगार को रोजगार मिले, न्याय